हम तो बहुत छोटे हैं अभी उम्र में भी और अभी एक्सपीरियंस वाइज भी। आपसी संबंध खराब होने से जनता के साथ जो काम है वो खराब नहीं होना चाहिए मेरा मन में। हमसे युवा कनेक्ट बहुत आसानी से करता है, तो हमारी प्राथमिकता युवा हैं। उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कहा जाता है। जो ये चुनाव था वो मेरे पिताजी के कामों पे लड़ा हमने, उनका कोई नाम ना इस्तेमाल करके या फिर वो बहुत बड़े नेता हैं या फिर कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करके नहीं। उन्होंने काम किया वो दिखता है। और हमने कभी भी पूरे चुनाव में किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा। सबको अपने काम गिनवाते हुए और अपना विजन दिखाते हुए वोट मांगा, जिसका परिणाम है कि जनता ने आशीर्वाद दिया। लंबा मुझे लगता है राजनीतिक करियर अगर मेरे को बनाना है तो एक कौशाम्बी को कोर से, नींव से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि हम यंग हैं तो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एक्टिव हैं। और संसद की मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स सी बात है कि लोगों ने जब हमको देखा तो फिर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि हम इतने कम उम्र में कैसे सांसद हैं। तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट हो जाता है वो। नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और पॉलिटिको की इस सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज अपने काम के लिए तो अभी बाद में जाने जाएंगे। सबसे पहले ये जाने जा रहे हैं अपनी छोटी उम्र के लिए, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है न केवल जीत का बल्कि सबसे कम उम्र के सांसद होने का भी। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र हमारे शो में। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सचमुच आप बहुत छोटे लग रहे हैं। इतने सारे लोगों, जितने भी सांसद में लोग मिल रहे होंगे या नेता मिल रहे होंगे, उसमें आप बहुत ही छोटे से महसूस ऐसा हो रहा है क्या कि मैं बहुत छोटा हूँ? नहीं, देखिए, जब हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो सब इक्वल होते हैं। और ये मैंने बड़े नेताओं से भी महसूस किया है। जिस तरीके से हम अपनी बातें रखें तो उनकी सुनवाई होती है और हमको उस सम्मान का दर्जा मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म हम बहुत इक्वल हैं। एज ऑफ कोर्स बहुत छोटी है, नए हैं तो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाएं तो फिर सब इक्वल होता है। यंग इंडिया को कह रहे हैं यंग हो रहा है, 75% ऑफ आवर जनरेशन इज़ यंग। ऐसे में आप सबसे छोटी उम्र के सांसद बन के जब वहाँ पहुँचे तो आपका कैसे स्वागत किया गया संसद में? देखिए, सब तरीके से अगर आप देखें, अगर संसद में देखूं या बाहर भी देखूं तो बाहर के लोगों में ज़्यादा, हमारे खुद के लोगों में, हमारे क्षेत्र के लोगों में ज़्यादा ऊर्जा थी, ज़्यादा होप है। और ये कि हम अपने लोगों की बात बहुत मजबूती से उठाएंगे क्योंकि हम यंग हैं तो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एक्टिव हैं। और संसद की मैं बात करूं तो ऑफकोर्स सी बात है कि लोगों ने जब हमको देखा तो फिर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि हम इतने कम उम्र में कैसे सांसद हैं। तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट हो जाता है वो। तो उस तरीके से हमारे रिलेशंस बने और हमने लोगों से बात की और बहुत अपनाया है लोगों ने। हमारी मदद करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने कहा है कभी भी मदद कर सकते हैं। तो बहुत एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट है संसद के अंदर। तो क्या ऐसा महसूस हुआ कि जब आप अपने क्षेत्र में जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या आपको लगा कि उस आपकी भाषा में वहाँ पे जो यूपी वाली जब भाषा बहुत छोटा है, ऐसा कुछ बोल के माँओं ने, बहनों ने या बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया होगा, तब कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार कहीं सचमुच बहुत छोटा तो नहीं हूँ? नहीं, जब हमको आशीर्वाद तो भरपूर मिला, उसकी वजह से हम जीते भी। और अगर आप बात करें तो फिर हाँ, स्वाभाविक है कि लोगों ने पहले देखा तो बोला कि छोटे हैं, लेकिन जब हमने लोगों से मिलना शुरू किया, अपनी बात रखना शुरू किया, तब उनको हम पे भरोसा होने लग गया कि एक नई राजनीति हमारे क्षेत्र में पनप रही है और एक युवा सोच को उन्होंने अपनाया है। तो उसी का नतीजा आज ये है कि हम देश के सबसे युवा सांसद बन करके और अपने लोगों का चंद प्रतिनिधि देश के संसद भवन में कर रहे हैं। तो यही है और आगे चल करके उन्हीं का मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है। जिनको उन्होंने अपनाया है उन्हीं को अपनाना है, उन्हीं की बात रखनी है। एक बात चल रही है पिछले कुछ दिनों से और केजरीवाल जी ने ये बात उठाई और आपके सांसद से मेरा पिछला इंटरव्यू था, उन्होंने भी कहा कि खिचड़ी पक रही है। और अखिलेश यादव जी ने भी कल परसों में बोल ही दिया है कि भाई बहुत जल्दी योगी सरकार जाने वाली है। तो ये क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा और सरकार बहुत तेज़ी से जाएगी? देखिए, ये नतीजा और ये परिणाम जब आएगा, ये तो बड़े जो नेता हैं, हम तो बहुत छोटे हैं अभी उम्र में भी और अभी एक्सपीरियंस वाइज भी। तो जो बड़े नेता हैं वो डिसाइड करते हैं। खिचड़ी पक रही है, नहीं पक रही है, वो सबके सामने है। और बस इसमें यह है कि इसमें घाटा जनता का हो रहा है और दोनों तरफ सरकार
आप ही की है फिर भी खिचड़ी पक रही है, तो उसके बीच में सिर्फ जनता ही पिस रही है। तो जनता को काम चाहिए, जनता के जो जनता में युवा हैं, किसान हैं, जो उनकी मांगें हैं वो उठनी चाहिए और सरकार को उनके टुवर्ड्स काम करना चाहिए। आपसी संबंध खराब होने से जनता के साथ जो काम है वो खराब नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। नीट का एक बहुत ज़बरदस्त मामला चल रहा है और आपने बात की है कि आप जब भी सदन में आपको बात रखने का मौका मिलेगा तो आप महंगाई, इन्फ्लेशन और यंगस्टर्स पे आवाज़ उठाएंगे। अब आपको मौका मिलने जा रहा है, आप सदन में खुद भी हैं। आप किस तरह से अपने युवाओं को प्रेजेंट करेंगे, यूपी को प्रेजेंट करेंगे, अपने प्रदेश को प्रेजेंट करेंगे? देखिए, पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक सिर्फ एक नीट की बात नहीं है। एक मैं बात करूँ जहाँ से मैं आता हूँ, एनटीपीसी के प्रोटेस्ट भी जब चल रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद में छात्रों को मारा गया और जिस तरीके से हर प्रोटेस्ट में छात्रों को मारा गया, शिक्षक भर्ती जो 69,000 का घोटाला किया भाजपा की सरकार ने, उस पर लोगों को मारा गया, प्रोटेस्ट करने के लिए मारा गया। किसानों ने जब प्रोटेस्ट किया तो उनको क्या क्या बोला गया, मारा गया। तो इन सब की आवाज़ बन करके संसद भवन में हमको उठना है। अब जो हमारा एम है, हमसे युवा कनेक्ट बहुत आसानी से करता है क्योंकि हम एक युवा नेता के तौर पे प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन हमको बात सबकी रखनी है। समय बहुत कम मिलता है संसद भवन में, लेकिन धीरे धीरे सबकी बात रखी जाए क्योंकि हम महिलाओं को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, युवाओं को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सब ने अपने अपने नेता पकड़ रखे हैं। किसान के किसान नेता हैं जो उनकी बात उठाएंगे, तो युवा हमसे कनेक्ट करता है कि हम उनकी बातें उठाएं। तो हमारी प्राथमिकता युवा हैं, लेकिन हमारे मुद्दे सब समाज के होंगे, सब वर्ग के होंगे। अब जब आप सदन में आ चुके हैं और हर किसी का एक फेवरेट होता है और आप चूँकि आपका मतलब आपका विरासत में आपको पॉलिटिक्स मिली है, आपके पापा जो है तो खुद इतने बड़े पॉलिटिशियन उत्तर प्रदेश के रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनका आपको कितना सपोर्ट और उनके एक्सपीरियंस को आप कितना आगे, आपने लिखा है विरासत को मैं आगे ले जाऊंगा, वो आप किस तरह से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिला और हमने उनका नाम नहीं इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन में, उनका काम इस्तेमाल किया और उसका नतीजा ये रहा कि हमको जो इतनी भारी बहुमत मिली एक युवा को, ये उन्हीं की बदौलत है क्योंकि उनकी जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो काम है वो बहुत मजबूत है लोकल लेवल पे। उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कहा जाता है। तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, उसको मैं अपनाता हूँ कि उनकी वजह से मेरी राह आसान हुई है, लेकिन अब मेरी राह चालू हुई है और अपने लोगों की बात सदन में बहुत मजबूती से उठाना, उनकी सम्मान की लड़ाई लड़ना और जो मेरे अंतर्गत काम हो सकता है अपने लोगों के लिए समर्पित होकर के वो काम करवाना, ये मेरी राजनीति है। और अब मेरी खुद की राजनीति के लिए आगे चल के अगर मैं चुनाव लड़ेंगे तो अपने कामों पे लड़ेंगे, अपने नाम पे लड़ेंगे। और जो ये चुनाव था वो मेरे पिताजी के कामों पे लड़ा हमने, उनका कोई नाम ना इस्तेमाल करके या फिर वो बहुत बड़े नेता हैं या फिर कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करके नहीं। उन्होंने काम किया और वो दिखता है। और हमने कभी भी पूरे चुनाव में किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा, सबको अपने काम गिनवाते हुए और अपना विजन दिखाते हुए वोट मांगा, जिसका परिणाम है कि जनता ने आशीर्वाद दिया। जब आप गए तो क्या आपको ये सुनने को मिला कि विदेश से आया है, पढ़ के आया है? मतलब कभी आपको कौशाम्बी में, आप तब जाते होंगे जब गर्मी की छुट्टियां होती होंगी या फिर आप विदेश चले गए 2016 के बाद, तो उस समय आपको क्या ऐसा कुछ लगा कि विदेश से आने के बाद कि बहुत पिछड़े हुए हैं हम, और जबकि आपने अपने सोशल मीडिया पे लगाया भी है कि कितना विकसित है आपका कौशाम्बी और हर वो चीज़ है वहाँ पे जो एक कस्बे को या एक ज़िले में होनी चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, यंगस्टर्स के लिए होनी चाहिए, और आपने उनको हराया जो जिन्होंने आपके पिता को पिछले चुनाव में हराया था। तो वो जो मोमेंट था वो हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि और उसमें अब आप आगे क्या ले जाना चाहते हैं? आपको कहाँ लगता है कि पापा ने ये चीज़ें नहीं की या कौशाम्बी में ये विकास नहीं हुआ, अब हमें यहाँ पे ये विकास करना है? देखिए, स्वाभाविक है कि जब काम करने का मौका मिलता है तो बहुत सारे काम छूट भी जाते हैं, हर सरकार से छूट जाते हैं, हर इंसान से छूट जाते हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट ट्राई करता है। और जिस तरीके से कौशाम्बी में मेन काम
जो सोशल मीडिया में हमने लगाया है, आपने जिसके बारे में ज़िक्र किया, वो मेरे पिताजी ने करवाए थे अपने कार्यकाल में जब वो मंत्री थे। इसी वजह से उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कहा जाता है। तो जो काम रह गए थे उस समय, क्योंकि 10-12 साल हो गए अब जब से वो मंत्री नहीं है, और तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और अभी 7 साल इधर प्रदेश में। तो ऐसे काफ़ी काम हैं जो रुक गए हैं, ऐसे काम हैं जो पहले जो हो रखे थे वो और बदतर स्थिति में हो गए हैं। तो रेनोवेशन भी होना है, और एक नई नींव भी रखनी जानी है, और नए काम भी होने हैं। तो ऐसी एक लिस्ट हम तैयार करेंगे समय आने पे कि बड़े काम कब करे जा सकते हैं। जब हमारी सरकार आएगी तभी बड़े काम हम अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, एक बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं। अभी जो हमारी MP लाइट स्कीम है, जिसके अंतर्गत हमें कुछ फंड्स मिलते हैं अपने लोगों के लिए, तो हम छोटे काम कर सकते हैं, या फिर हम सरकार के साथ काम करके, या फिर उनके सामने आवाज़ उठा करके उनसे और फंड्स प्रोक्योर करके अपने लोगों के काम कर सकते हैं। तो अभी हमारी सोच बहुत बेसिक चीज़ों पे है, बिजली, सड़क और पानी पे। प्राथमिकता रही पानी, क्योंकि सबको पानी की जो अवेलेबिलिटी है होनी चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करनी है, और एक बहुत लंबा मुझे लगता है राजनीतिक करियर अगर मेरे को बनाना है तो एक कौशाम्बी को कोर से, नींव से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, और आगे चल के और हम बड़े काम कैसे और बड़े लाभ अपने लोगों को पहुंचा सकें, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हमारे दिमाग में। सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि आपने कहा कि पानी वहाँ की, शायद आप 2 बार बोल चुके कि पानी एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये तो केंद्र की योजना ही थी, हर घर जल हर घर नल ऐसी, तो फिर क्या वो पहुँची नहीं कौशाम्बी तक? अफसोस की बात यह है कि वो अभी तक पहुंच नहीं पाई। टंकियां अभी तक पूरी बन नहीं पाई। जो टंकियां बनी हैं उनमें गलत बोरिंग हो गई है, पाइपलाइंस बिछा के आधे अधूरे छोड़ दिए गए हैं। योजना इनकी पेपर में तो बहुत अच्छी दिखती हैं, और अगर इसको आपने ज़मीनी स्तर पे अच्छे से कर भी लिया होता तो आज ये समस्या नहीं आती, और हम पानी की समस्या तो एटलीस्ट ख़त्म कर चुके होते। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने योजनाओं को पेपर में दर्शाया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो नहीं दिखाई दे रही हैं। आप मुझसे नहीं, हम हमारे लोगों से पूछ लीजिए, और ये सिर्फ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है कि टंकियां अधूरी बनी हुई हैं। जो टंकियां बनी हुई हैं उनमें गलत बोरिंग हो रखी है, पाइपलाइंस नहीं बिछी हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी कट जाता है, एक ही समय पे आता है। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारा फंड्स उन्होंने एलोकेट कर दिया इस चीज़ पे, और लग भी चुका। तो सरकारी पैसा बहुत सारा लग चुका, और आधी अधूरी चीज़ें खड़ी हो चुकी। तो जो हम खड़ी चीज़ें उनको फिर से तोड़ करके नई चीज़ें तो नहीं बना सकते, उसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। बहुत छोटी उम्र में आप बहुत सीरियस लुक दे रहे हैं, क्या ये आपको, मतलब आपने सोच रखा है कि आप इतना सीरियस रहेंगे? नहीं, ये मेरा ऐसे ही रहता हूँ। राहुल गांधी पे या फिर जिनका परिवार आपके नेता पे हमलावर रही है नेपोटिज्म को लेके, अब आप भी अपने पिता की विरासत को आगे ले जा रहे हैं, तो आप इसके लिए कितने तैयार हैं कि मैं विरासत को आगे ले जाऊंगा या खुद को स्टैंड करके आगे ले जाऊंगा? देखिए, नेपोटिज्म मोदी सरकार ने बहुत उसके बारे में छेका है, ऑपोजिशन को, राहुल गांधी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। लेकिन जब मैं आज भी उधर बेंच पे देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो नेपोटिज्म के बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं मेरे को जो खुद उनके पार्टी में हैं। चाहे वो LJP ले लीजिए, या फिर जो उनके सहयोगी दल हैं, या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनके फादर संसद में हैं, बेटे विधायक है, या फिर बेटे संसद में हैं, फादर मिनिस्टर हैं स्टेट लेवल पे। तो और नेपोटिज्म एज अ होल टॉपिक मेरे को अगर आप पूछेंगी तो मैं डिनाई करता हूँ उस चीज़ को। मैं नज़रअंदाज उसको इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चुनाव में गया, जनता के बीच में गया, और जनता ने चुन करके मेरे को भेजा। अगर नेपोटिज्म इतना बड़ा टॉपिक होता तो फिर जनता मेरे को चुनती नहीं। मैं जनता के दरबार में गया, जनता ने आशीर्वाद भरपूर दिया मेरे को, और मैं जीत करके आया हूँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू आया हूँ। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैंने अपने पिताजी के जो काम रहे हैं, उनका जो कद है, जो उनका पद है, उसकी वजह से रिलेटिवली इजी रहा है मेरे लिए, आसान रहा है। लेकिन अब जो जर्नी है, अब मेरी जर्नी,
तो अब अगली बार जो लोग डिसाइड करेंगे वो मेरे काम पे डिसाइड करेंगे, मेरे नाम पे, मेरी भाषा पे, मेरे जो उनके मैंने मुद्दे सदन में उठाए कि नहीं उठाए, और मेरी जो कार्यशैली रहेगी उस पे। तो नेपोटिज़्म चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है वो कोई टॉपिक है नहीं, स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। बड़े बड़े नेताओं को देख के इंस्पायर होते हुए आगे आते हैं। आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है अखिलेश यादव और नेताजी को और पिताजी को आपके पर्सनली छोड़ के? क्योंकि वो तो हैं ही आपके सपोर्टर। और देखिए, अगर मैं बात करूं तो बहुत अलग अलग सेक्शंस में, अगर आप फाइनेंशियल सेक्शन में देखें कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, तो हालांकि लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं मनमोहन सिंह जी का कि बहुत वोकल नहीं थे, बात नहीं करते थे, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी उस समय देश को जोड़े रखना, देश को टूटने नहीं देना अपनी फिस्कल पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से, तो वो मनमोहन सिंह जी ने किया था उस समय। तो उनकी सोच, और अभी भी बहुत लोग मानते हैं कि उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं था। तो एक पॉलिटिकल लेवल पे जो अपना डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से संभाल सके, उस लेवल पे मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे थे। अगर मैं जनता के लिए बात करूं तो एक ऑपोजिशन लीडर का नाम लूँ, बहुत पहले थे लेकिन हम उनकी स्पीचेस सुनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छा कनेक्ट करते थे, और उनकी स्पीच कभी इधर उधर नहीं रहती थी लोगों को बांटने की, या फिर वो बहुत मजबूती से अपनी बात रखते थे और सीधी बात रखते थे। तो उनकी स्पीचेस भी हमने बहुत सुनी। हालांकि हम तो बहुत यंग हैं, हमने बहुत कम देखा भी है, लेकिन जितना सुना है, जितना पढ़ा है, जितना देखा है, उस हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। और अगर करंट क्रॉप की अगर आप बात करें तो नितिन जयराम गडकरी जी जिस तरीके से कमिटमेंट और डिसिप्लिन में चलते हैं, उनके पास एक डिपार्टमेंट है, मोदी 1.0, मोदी 2.0, अब की बार एनडीए सरकार, इसमें जो उनका डिपार्टमेंट कंसिस्टेंट वही रहा है। और लोग कुछ कहें या ना कहें, लोग बोलते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। तो जिस कमिटमेंट और डिसिप्लिन से वो काम करते हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और कभी भी इधर उधर डिविएट नहीं करते हैं, तो अगर करंट क्रॉप की मैं बात करूं तो वो अपना काम अच्छे से करते हैं जिस तरीके से होना चाहिए।